हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। राइट, सो जैसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए दिया गया, वॉटसन और क्रिक ने तुरंत ही एक स्कीम को प्रपोज किया। ठीक है, किसके लिए? फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए वॉटसन एंड क्रिक ने एक स्कीम को प्रपोज किया एंड उसके लिए उन्होंने एक कोट दिया। राइट, सो कोट क्या है? इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953। ये स्कीम क्या सजेस्ट करती है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, उनमें से एक एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, हर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो इस स्कीम की मदद से ये पता चलता है कि जो डीएनए है, जो आपका डीएनए है, रेप्लिकेटिव डीएनए है, रेप्लिकेशन डीएनए है, दैट इज इन द नेचर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। राइट, अब इन्होंने ये कोड तो दे दिया, इन्होंने स्कीम भी बता दी। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? ठीक है, इट वाज शोन फर्स्ट इन एस्ट्रीशिया कोलाई, दैट इज योर ई कोलाई। राइट, सब्सिक्वेंटली इन दी हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या प्रूफ कर रहा है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की डीएनए रेप्लिकेशन जो है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। राइट, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इन 1958 कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ किए। इन्होंने क्या किया? ई कोलाई को इन्होंने NH4Cl मीडियम के अंदर ग्रो कराया। राइट, N15 जो होता है आपका दैट इज अ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है ये एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, द रिजल्ट वॉज N15 वॉज इनकॉर्पोरेट इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो हेवी डीएनए मॉलिक्यूल था इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द नॉर्मल डीएनए बाय द सेंट्रिफिकेशन इन CsCl। ठीक है, क्या है CsCl? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सेंट्रिफिकेशन करा के डेंसिटी ग्रेडियंट देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिए वो सेल्स इनटू द मीडियम जहां पे नॉर्मल NH4Cl था। सबसे पहले ई कोलाई को ग्रो कराया NH4Cl 15 के अंदर। ठीक है, जो हेवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का। फिर उसे ट्रांसफर किया गया विद द नॉर्मल नाइट्रोजन N14 वाले मीडियम में, NH4Cl वाले मीडियम में, एंड टुक सैंपल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, फिर अलग अलग टाइम पे सैंपल्स लिए गए जब ये सेल्स जो थे ये मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, द एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड एज द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, और इन्होंने देखा कि जो डीएनए बन रहा है आफ्टर मेनी जनरेशंस वो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, फिर जो वेरियस सैंपल थे उन्हें सेपरेट किया गया इंडिपेंडेंटली ऑन दी सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा इससे पूछा जाता है कि ग्रेडियंट कौन सा यूज करते हैं, तो दैट इज सीजियम क्लोराइड। राइट, ये देखो यहाँ पे N15 में ग्रो कराया गया, फिर 20 मिनट्स के बाद इनकॉर्पोरेट कराया गया N14 वाले के साथ। राइट, फिर टाइम देखा 40 मिनट्स के बाद यहाँ पे जब जनरेशंस आई तो यहाँ पे आपके पास लाइट एंड डार्क हाइब्रिड जो थे उस तरीके से आपको बैंड्स मिले। फिर आपने सेंट्रिफिकेशन कराया और सेपरेट कर लिया डीएनए। राइट, so thus the DNA was extracted from the culture one generation of the transfer of N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. Right, E. coli जो होता है उसका जो dividing type है that is 20 minutes. ठीक है, फिर had a hybrid और the immediate density, intermediate density. फिर वापस से कल्चर कराया गया another generation को after the 40 minutes. ठीक है, generation 2 जो थी वो 40 minutes के बाद मिली। राइट, अब रेप्लिकेशन के लिए हम लोग देखने वाले हैं मशीनरी एंड दी एंजाइम। जो मेन एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ई कोलाई जो होता है उसके पास केवल 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर अगर हम लोग बात करें इन द फॉर्म ऑफ डिप्लॉयड कंटेंट इट इज अराउंड 6.6 इंटू 10⁻
9 बेस पेयर्स, राइट। फिर यहाँ पे competes the process of replication within the 18 minutes. That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. कितना है एवरेज रेट? कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग दी रेप्लिकेशन तो वो किस वजह से हो सकती है? म्यूटेशन की वजह से, या फिर वो म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी एडिशनल सेट ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए जो होता है वो सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग इनटू द एंटायर लेंथ। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स के अंदर होता है, जिसे आप बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अपनी एक्टिविटी जो होती है कैटालाइज करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? 5' एंड टू 3' एंड। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरा स्टैंड होगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? जस्ट अपोजिट, दैट विल बी अराउंड 3' टू 5', राइट। द रेप्लिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, है ना। वाइल ऑन द अदर हैंड जो टेम्पलेट होगा उसके अंदर वो कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब जैसे जैसे आपके पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जाएगा, फिर उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को आपको जोड़ने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए, तो दैट एंजाइम इज नोन एज डीएनए लाइगेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है वो एक पर्टिकुलर ओरिजिन से होती है, जिसे आप नाम देते हो, जिस रीजन को आप नाम देते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। अब अगर हम लोग बात करें इन यूकैरियोट्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, अ फेलियर इन सेल साइकिल आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू द पॉलीप्लॉइडी, दैट इज अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाया गया है। रेप्लिकेशन फॉर्क सबसे पहले किस केस में पढ़ रहे हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन, जब ये रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है। तो आपके पास दो स्ट्रैंड है, राइट। ये देखो, एक आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक आपके पास आपके पास यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पे, राइट। एक आपके पास कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, एक साइड आपके पास डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो हो रही है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हो रही है, ठीक है। किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में? 5' टू 3', राइट। ये देखो अपोजिट स्ट्रैंड बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अब ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है केवल और केवल ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। केवल और केवल एक स्ट्रैंड ही डीएनए का जो होता है वो कॉपीड होता है इनटू द आरएनए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान कॉपी क्यों नहीं होते, ठीक है। तो देखो आंसर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट, मान लो दोनों ही स्ट्रैंड्स ने एज अ टेम्पलेट काम कर लिया, तो क्या होगा कि दे वुड कोड फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल्स विद द डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर वो दोनों टेम्पलेट होंगे वो कोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। And in turn, they code for the proteins. The sequence of amino acid in the protein would be different. और अगर ये प्रोटीन के लिए कोड करने लग गए तो ये डिफरेंट सीक्वेंस में कोड करना स्टार्ट कर देंगे। Hence, one segment of the DNA would be coding for the two different protein. और इसीलिए क्या होगा कि एक सेगमेंट जो होगी वो दो प्रोटीन के लिए कोड करना लग जाएगी, राइट। इस वजह से क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी इन केस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के अंदर, ठीक है। एक तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरे रीजन की अगर हम बात करते हैं, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो गए तो वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसीलिए क्या होगा कि जो आपके पास आरएनए आएगा वो किस तरीके का आ जाएगा? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फॉर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और इस वजह से जो आरएनए है आपका वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, राइट।
अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। 3 आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए, 3 रीजन चाहिए। नंबर 1 प्रमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 टर्मिनेटर, राइट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर there is a convention in defining the 2 strands of the DNA in the structural gene of the transcription unit. Since 2 strands of opposite polarity, you know it very well, एक की 5' to 3', दूसरे की 3' to 5', and the DNA dependent DNA polymerase also catalyze the polymerization in one direction. अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ गया? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। कौन से डायरेक्शन में कैटलाइज करेगा? 5' to 3'. The strand has the polarity 3' to 5' act as a template. Very important. टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होगी? 3' to 5', जिसे आप टेम्पलेट स्टैंड भी बोलोगे। अब इसके अगेंस्ट में जो अदर स्टैंड होगा उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 5' to 3'. द सीक्वेंस सेम एज RNA एक्सेप्ट थाइमीन एट प्लेस ऑफ यूरासिल, ठीक है। Strangely, this strand which does not code for anything is known as coding strand. ऐसा स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करेगा उसे आप बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है आपके पास यहां आ गया 3' to 5' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके अगेंस्ट में कौन सा स्ट्रैंड आ गया? 5' to 3', जिसे आप कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करी जाए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो लेफ्ट साइड में आपको प्रमोटर देखने को मिल रहा है, प्रमोटर रीजन, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड, इन लास्ट में आपके पास है टर्मिनेटर, बीच में आपके पास स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है। द प्रमोटर टर्मिनेटर फ्लैंक एंड द स्ट्रक्चरल जीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। प्रमोटर जो होता है वो लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द 5' एंड, जिसे आप अपस्ट्रीम बोलते हैं, एंड द स्ट्रक्चरल gene reference is made with respect to the polarity of the coding strand. It is a DNA sequence that provides binding site for the RNA polymerase, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगी? ये DNA सीक्वेंस के लिए प्रोवाइड करती है बाइंडिंग साइट फॉर RNA polymerase, ठीक है। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। टर्मिनेटर जो होता है वो 3' एंड पे होता है इन द डाउनस्ट्रीम, ठीक है। प्रमोटर कहाँ पे था? अपस्ट्रीम 5' एंड, टर्मिनेटर जो है वो 3' एंड डाउनस्ट्रीम पे है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और टर्मिनेटर क्या बताता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड होने वाली है, राइट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन क्या होती है? जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, राइट। डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं जो कोड करते हैं फॉर टीआरएनए और आरएनए। आरएनए जो होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया जो कि आपका है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए हो गया मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये ऑल्सो एज अ जीन डिफाइन किए जाते हैं। However, while defining a cistron as a segment of DNA coding for the polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic, ठीक है। सिस्ट्रॉन्स पाई जाती हैं डीएनए सेगमेंट के अंदर, मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होती हैं, सिंगल सिस्ट्रॉन जो पाई जाती है दैट इज इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक पाई जाती है कंडीशन, जबकि प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन पाई जाती है। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है, उसे बोला जाता है एक्सॉन्स, ठीक है। और जो एक्सॉन्स होते हैं उनके बीच में इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, राइट। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एक्सप्रेसिव सीक्वेंस है उन्हें क्या बोला जा रहा है? कोडिंग सीक्वेंस जो है, जो एक्सप्रेसिव सीक्वेंस है उन्हें बोला जा रहा है एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स के बीच में रेगुलर इंटरवल पे कुछ इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोसेस किस तरीके से होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 स्टेजेस के अंदर यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एज वेल एज टर्मिनेशन। सबसे पहला रीजन आपने देखा प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर रीजन आया, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होगा और एक फैक्टर होगा सिग्मा फैक्टर, ठीक है। किस केस में? इनिशिएशन के अंदर, राइट। अब देखो DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription of all type of RNA in case of bacteria. RNA polymerase जो होगा वो बाइंड कर जाएगा towards the promoter region, जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप के अंदर, इनिशिएशन के अंदर, ड्यूरिंग इनिशिएशन RNA polymerase क्या करेगा? प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएगा। फिर इट यूजेस द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज द सबस्ट्रेट और क्या करेगा? एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट
फैशन फॉलोइंग इन द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, once the polymerase reaches the terminator region the nascent RNA falls off and also the RNA polymerase, इस वजह से क्या होगा, टर्मिनेशन आ जाएगा ड्यूरिंग दी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो केवल और केवल इस वजह से कैटालाइज कर पाता है प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, क्योंकि वहां पे इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड द टर्मिनेशन फैक्टर रो प्रेजेंट होता है। राइट, तो आप ज्यादा अच्छे से कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जो था वो बाइंड कर गया, फिर यहाँ पे आया सिग्मा फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आरएनए था, आरएनए के साथ सिग्मा फैक्टर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलोंगेशन की प्रोसेस हुई, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इलोंगेशन हुआ। अब टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, आरएनए जो होगा वो वापस से नेसेंट आरएनए अलग से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे एक नया फैक्टर आएगा जिसे आप बोलते हो रो फैक्टर। ठीक है, रो फैक्टर क्या होता है, रो फैक्टर बताएगा कि अब टर्मिनेशन पॉइंट आ चुका है। राइट, अब यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वो हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। ठीक है, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, आरआरएनए में आपके पास 28S, 18S एंड 5.8S है, जबकि वेयर इज द आरएनए पॉलीमरेज 3rd इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए एंड द एसएनआरएनए। ठीक है, the RNA polymerase 2 transcript the precursor of mRNA heterogeneous nuclear RNA। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी स्टेप आपके पास आ जाती है यहाँ पे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है कि जो सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, एंड द इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि जो कोडिंग सीक्वेंस है दैट इज योर एक्सॉन्स। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि डीएनए सेगमेंट्स पे ऐसे कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लो ये पिंक वाले स्ट्रक्चर्स आपके इंट्रॉन्स हैं, राइट, और ये येलो वाले एक्सॉन्स हैं। तो आप देख सकते हो कि अब क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। यहाँ पे अगर हम लोग स्प्लाइसिंग करें तो स्प्लाइसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो येलो वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको निकाल देंगे, इंट्रॉन्स को हम लोग रिमूव कर देंगे और एक्सॉन्स को वापस से जोड़ने का काम करेंगे, तो दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। तो कॉल्ड द स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डेफिनेट डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है, in capping an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of the hnRNA entailing adenylate residues जितने हैं 200 से 300 are added to the 3' end। ठीक है, पोलैरिटी आपको याद रखनी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस चैप्टर को फर्दर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also। Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।